Hello everyone, this is the 10th lecture of structure of atom, and before we move ahead we gave a DPP on atomic structure, photoelectric effect and all the basic stuff. और आइए उसी डिस्कशन को हम अपने आगे बढ़ाते हैं. So I'll be switching on the screen sharing. तो आपको स्क्रीन दिखने लग जाएगा और उसमें भी जो हम DPP डिस्कस कर रहे थे पहले उससे रिलेटेड डाउट्स डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो मैंने स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दी है, आपको स्क्रीन दिखने लगा होगा. बताइए भाई, स्क्रीन दिख रहा है? बताइए प्लीज. यस सर. बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड. अब स्क्रीन दिख रहा है आपको, तो बताइए भाई, ये हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर की डीपीपी थी, तो इसमें कहाँ डाउट है प्लीज बताइए. सर इसमें क्वेश्चन नंबर 3 बता दीजिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बता देंगे. हाँ सर 2, 4, 12, 18. चलिए 2, 4, 12. चलिए 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 ओके. पहले क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बता रहे हैं. ठीक, पढ़िए भाई भौमिक, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए. Which of the following does not characterize X-rays? ठीक, A. The radiation can ionize the gas. आप बताइए भाई ये ट्रू है या फॉल्स है. सर एक्सरेज एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, वेव्स हैं, और जिनके पास काफी हाई एनर्जी होती है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है. आयोनाइज करने से आप क्या समझते हैं, बताइए भौमिक, व्हाट डू मीन बाय आयोनाइज करना. सर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको नॉक ऑफ करना. तो सर इनमें इतनी शक्ति है कि इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ कर सकें? बिल्कुल, इनमें बिल्कुल इतनी शक्ति है कि इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ कर सकें. तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है बताइए सर, पहला स्टेटमेंट क्या है? True. ट्रू, बिल्कुल ट्रू है. बात समझ में आ रही है या नहीं? Yes sir. एक सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए. It causes fluorescence effect on ZNS. जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ये जैसे जब इनसे हमने कैथोड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था या फिर इवन अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था रदरफोर्ड का, तो ये जिंक सल्फाइड में डिप स्क्रीन में जब चाहे एक्सरे टकराए, चाहे इलेक्ट्रॉन टकराए, चाहे अल्फा पार्टिकल टकराए, एक चमक, एक फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं. तो वैसा काम एक्सरे भी किया करती है. तो ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है. थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए. It is जी सर. it is deflected by electric and magnetic fields. सर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट वो होगा कि जिसके पास कोई चार्ज होगा. इनके पास तो कोई चार्ज नहीं है, ये तो सर ईएम वेव्स है ना, इनके पास कोई चार्ज ऐसा थोड़ी है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वेव थोड़ी डिफ्लेक्ट होगी सर, वेव थोड़ी डिफ्लेक्ट होगी. इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? False. फॉल्स. फिर नेक्स्ट पढ़िए सर. Its wavelength is shorter than ultraviolet rays. अब आप बताइए भाई कि ये बात सच है ये या तो गलत ट्रू है? है. क्यों, कैसे ट्रू है सर, मुझे समझाइए जरा. सर आपने ही वो टेबल बनवाया था. हाँ टेबल बनवाया था, तो उसमें पहले एक्सरेज आ रहा है और एक्सरे के बाद में क्या आ रहा है? अल्ट्रावायलेट. इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और इसकी वेवलेंथ कम है और इसकी वेवलेंथ लार्जर है. ऊपर से नीचे जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती जाती है. तो वेवलेंथ शॉर्टर देन अल्ट्रावायलेट रेज, ये बिल्कुल हमने एक टेबल बनाई हुई है, उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल ट्रू है. सर एक्सरेज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही तो होंगी मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग. नहीं 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 मैम, मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग की तो बात ये है कि जो आपके चार्ज पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट जब करते हैं तो वो एनर्जी एमिट करते हैं. मैक्सवेल की थ्योरी तो ये है. ये तो मैम जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन की बात कर रही है. डिफ्लेक्ट तो वो होगा जिसपे चार्ज होगा, इन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होंगी. ओके सर. सो मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में आया था इनका यूज. हाँ देखिए, इनका यूज जो है वो एक्सरे का नेचुरल सी बात है भाई. जब अभी तो बाद में तो रॉन्टगन ने मतलब एक्सरे आप समझ रहे हैं अब कहाँ पे यूज होता है.
जो है वो फोटोग्राफिक इमेजिंग में यूज होता है, बट अर्लियर इनके हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थे तो इनका यूज किया गया था, आयनाइज करने के लिए यूज किया गया था। अगला क्वेश्चन भी जो है वो क्या कहते हैं कि पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है? स्पेसिफिक चार्ज। दो बच्चे हैं ऐसे जिन मैंने सेम जो डीपीपी थी वो असाइनमेंट की फॉर्म में भी सबमिट कर दी थी। असाइनमेंट की फॉर्म में सबमिट करने का रीजन ये था कि कभी भी बाद में आप एक्सेस करना चाहेंगे तो हमेशा आपके पास में वो अवेलेबल रहेगी, इसलिए असाइनमेंट के रूप में सबमिट कर दी थी। दो बच्चों ने जो है वो 2-3 लोग ऐसे थे जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट कर दिया था। अन्वेषा ने कर दिया था, ठीक, और भी 1-2 स्टूडेंट थे जिन्होंने असाइनमेंट ही सबमिट कर दिया था। मगर आई होप कि सबने ट्राई किया होगा ताकि कल का टेस्ट अच्छा जा सकेगा, मतलब कल से, आई मीन टू से डे आफ्टर टुमारो, संडे। तो स्पेसिफिक चार्ज से हम क्या समझते हैं? हाँ भाई अन्वेषा बताइए। सर E/m रेशियो और चार्ज बाय मास रेशियो। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। चार्ज डिवाइडेड बाय मास का रेशियो, वेरी गुड आंसर। तो अब चार्ज बाय मास का रेशियो अगर यही है E/m रेशियो, तो हमसे प्रोटॉन का चार्ज इज टू मास रेशियो पूछा गया है। So if we are calculating for proton charge is to mass ratio E/m ratio, तो प्रोटॉन का चार्ज तो हमने +1 मान लिया है, Yes, और sir. मास जो है वो 1 AMU मान लिया है, लेट Yes, अस sir. ठीक। और अगर यही चीज फिर हमसे अल्फा पार्टिकल का particle. पूछा जा रहा है, तो अल्फा पार्टिकल पे +2 का चार्ज है और उसका +2 and मास 4 4 AMU। Yes, sir. यानी यहाँ पर तो रेशियो 1 हो गया और यहाँ पर रेशियो 1:2 हो गया। Yes, अब वो sir. अब वो हमसे कह रहे हैं कि इनका भी रेशियो निकालो, यानी 1 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 2 इधर आ जाएगा, यानी वो रेशियो फिर किसके बराबर आएगा? 2:1 के। तो भाई हमारा आंसर है। बताइए भाई समझ में आया या नहीं, जिन्होंने भी पूछा था? यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। और बताइए और कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे? सर 4 वाला। 4th वाला। सर इंक्रीजिंग ऑर्डर, सिर्फ देखिए E/m में हमेशा याद रखिएगा बस मैग्नीट्यूड चेक होता है, साइन नहीं, चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव वो नहीं चेक होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेक होता है चार्ज इज टू मास का, ओनली मैग्नीट्यूड। ऑलवेज रिमेंबर इन E/m साइन का कोई वो लेना देना नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि E/m रेशियो निकालते समय ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक, अभी बताइए कि न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है, बताइए। 0। 0, वेरी गुड। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 है तो उसका E/m रेशियो क्या हो जाएगा? 0। न्यूट्रॉन का तो E/m रेशियो 0 हो जाएगा, ठीक। अच्छा फिर ये बताइए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चार्ज तो दोनों का सेम है। आप ये भाई एक का प्लस है एक का माइनस है, मैग्नीट्यूड में तो सेम है, मगर हल्का कौन है बताइए? हल्का कौन? इलेक्ट्रॉन। E/m रेशियो किसका ज्यादा होगा बताइए? इलेक्ट्रॉन का। होगा, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा, प्रोटॉन का कम होगा। फिर अल्फा पार्टिकल का तो E तो 2 है और मास जो है 4 AMU है, तो उनका रेशियो तो काइंड ऑफ एक 1/2 आने वाला है, या 1/2, तो वो तो अल्फा प्रोटॉन से भी कम रहने वाला है उनका E/m रेशियो। तो अब यानी मुझे एक सीक्वेंस मिलता हुआ नजर आ रहा है कि यार सबसे पहले तो न्यूट्रॉन का तो 0 ही हो जाएगा, फिर अल्फा पार्टिकल आएगा, फिर प्रोटॉन आएगा, और एंड में कौन आएगा सर जी बताइए? इलेक्ट्रॉन। बताइए समझ में आया या नहीं? सर आ गया। मुझे भी सर। समझा दिया अगर आ गया। हाँ बताइए। सर इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो लिख के बता दीजिए। इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो वो AMU में नहीं लिखेंगे, नेचुरल सी बात है, वो जो मास होना होगा वो ले, अगर आपको बिल्कुल निकालना है तो E/m रेशियो ये होगा। ये होगा सर। और सर यही हम चीज मास ऑफ प्रोटॉन लेकर कंपेयर कर सकते हैं ना, मतलब इतना कैलकुलेशन से। ठीक, हाँ बहुत अच्छी बात कही। ये भाई ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
इन्होंने कहा कि E/m रेशियो में जब मास ऑफ प्रोटॉन लोगे, E/m रेशियो में मास ऑफ प्रोटॉन लोगे तो फिर इन्होंने अपने आप बहुत, सबसे बड़ा आ जाएगा। हाँ, अब इन्होंने बहुत मैच्योर बात कही कि इन्होंने कहा कि देखो ऐसे कर लेना कि मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना होता है 1836, तो अपने आप ही सर इलेक्ट्रॉन वाला बड़ा आ जाएगा, यस लेने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही रेशियो निकल के आ जाएगा। बताइए बात समझ में आई? यस सर। चलिए चलिए ये 4th हो गया, और बताइए। Sir, 12th. अच्छा डायरेक्ट 12th, पढ़िए सवाल पढ़िए। Slope of stopping potential versus frequency curve is. वाह 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 वाह, क्या सवाल पढ़ा। डायरेक्ट स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व इज, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, अभी कनुप्रिया हुआ आपसे यस सर। ये वाला 12th वाला क्वेश्चन हो गया मैम या नहीं हुआ? यस सर। मैम मुझे भी बता दिए कैसे हुआ। सर क्योंकि एनर्जी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है मैम, ठीक है। तो उसका एच न्यू प्लस एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस ईवी नॉट। ओ ईवी नॉट, वाह वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है मैम, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो 100%, वेरी गुड। भाई पता नहीं किसी को बात इनकी समझ में आई या नहीं आई, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी हम सब लोगों के सामने, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी। पता नहीं आप लोगों को समझ में आई वो बात या नहीं आई, बट इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी है हम सबके लिए, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी हम सबके लिए। ये देखिए भाई, क्या मैं ये लिख सकता हूं एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट, ठीक, प्लस काइनेटिक एनर्जी, Yes, sir. ठीक लिख सकते हैं सर? यस चलिए सर अब V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है। सर सवाल ही में लिखा हुआ है सर, क्वेश्चन तो पूरा पढ़िए। सर इसे सीधा EV नॉट नहीं लिख सकते? काइनेटिक अभी एनर्जी हटा देखेंगे, दें। अभी देखें, अभी देखेंगे 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 काइनेटिक एनर्जी, ये है एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू, ये हो गया। अब ये हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटेन एज ई वी नॉट, वेयर वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये किसके बराबर है? सर एच माइनस, न्यू माइनस एच आपने न्यू गलत लिख दिए। ठीक 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 ठीक, गलत लिख दिया भाई, ये होगा, सॉरी। एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ई से डिवाइड कर दीजिए, वी नॉट न्यू माइनस एच बाई ई इंटू न्यू नॉट। अब वही वाली चीज आ गई भाई, ये क्या हो गया हमारा y, जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ये क्या हो गई हमारी x, ये h बाई ई ये क्या हो गया हमारा स्लोप, और ये क्या हो गया इंटरसेप्ट। तो बताइए स्लोप ही तो पूछा था ना उन्होंने, तो स्लोप क्या हो गया? h बाई h बाई ई हो गया, h बाई ई हो गया। बताइए भाई समझ में आई बात या नहीं? आ गई सर। काइनेटिक एनर्जी को ई वी नॉट लिख दिया बड़ी चालाकी से, बात समझ में आई या नहीं? Yes, sir. यस चलिए और बताइए भाई, 12th से और इनके बीच में कोई क्वेश्चन हो, 12th से पहले, 4 से 12th के बीच में कोई सवाल हो जो नहीं हुआ हो किसी बच्चे से?
विदाउट हेजिटेशन बताइए, दूसरों के बारे में मत सोचिए। चलिए 12th के बाद कोई बताइए। आवाज आ रही है भाई आप लोगों को या नहीं, प्लीज बताइए। यस सर, आ रही है। तो कोई और डाउट हो बताइए। बताइए प्लीज, कोई अगर नहीं है तो फिर लाइक तो भी बताइए, फिर हम लोग अपनी वापस पढ़ाई की तरफ आगे बढ़े। सर 17 वाला। कौन सा? 18 18। 17 चलिए 17 भी पूछा है लोगों ने, 18 भी पूछा है लोगों ने। चलिए भाई देखते हैं। 17 18 दोनों बताने हैं, दोनों में डाउट है। बताइए 17 क्वेश्चन बताना है या नहीं है, सिर्फ 18 बताना है? यस सर 17 बता दीजिए। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ, उन्होंने वेवलेंथ दे रखी है कि क्या वेवलेंथ है, 310 एंगस्ट्रॉम। इज सब्जेक्टेड टू अ मेटल शीट हैविंग वर्क फंक्शन, ठीक कितना दे रखा है। अब सबसे पहले सर ये एनर्जी बताइए, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी? ये वैल्यू कितनी है बताइए भैया। इंसिडेंट एनर्जी ईवी में हमने निकाली ना, तो ये कितनी है? सर इधर ही नैनोमीटर में आएगा ना वेवलेंथ। हाँ पहले आप देखिए, ये इन्होंने ध्यान दिलाया है कि मैंने गलती कर दी है। 310 एंगस्ट्रॉम है, यानी 310 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। अब इनको हमने जो है वो क्या क्या करके लिखा, 31 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स, यानी कि ये कितना आएगा, 31 नैनोमीटर। 31 नैनोमीटर, जो 310 एंगस्ट्रॉम था वो क्या बनेगा, 31 नैनोमीटर। तो अब 31 नैनोमीटर अगर हम करेंगे तो सर आप ये देखिए कि ये कितना आएगा, 40.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 40.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 1242 लेते तब तो जो है वो क्या कहते हैं भी क्लोज आता, मगर ये 40.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ये अगर ये सर ये हो गई, तो आप बताइए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है? 40.08 माइनस वर्क फंक्शन वाली वैल्यू, वर्क फंक्शन वाली वैल्यू 12.8। अब ये देखिए कि इन्होंने बताया कि कितना है, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 27.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये सर काइनेटिक एनर्जी आ गई, मगर है वो बड़े चालाक। उन्होंने जितनी भी जो वेलोसिटी जो पूछी है ना, सब में वेलोसिटी पूछी, जीरो तो हो ही नहीं सकता है। वेलोसिटी पूछी है वो सर मीटर पर सेकंड में पूछी है, तो अब हम मजबूर है एसआई यूनिट में ट्रांजिशन करने में। तो 27.28 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वापस जूल में कन्वर्ट किया तो ये जूल में आ गया। और फिर वो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, वेयर v इज वेलोसिटी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझको मालूम है।
ठीक, ये हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे 27.28 इंटू 1.6 इंटू 2 अपॉन 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर 12। ये क्या हो गया? वेलोसिटी का स्क्वायर। हमें तो अंडर रूट लेना है, तो अब वही हो जाएगा 27.28 इंटू 1.6 इंटू 2 अपॉन 9.1 का अंडर रूट इंटू 10 की पावर 6। ये हो गया 3.09 कितना? सर 3.09 into 10 to the power 6 meter per second. 3.09 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। ये है आंसर। बताइए भाई, समझ में आया? यस सर। चलिए, तो इसमें कहाँ पे डाउट हो रहा था बताइए? सर वो ईवी को जूल में कन्वर्ट नहीं किया था। नहीं, वो तो करना होगा, सब तभी तो निकालेंगे। यस सर। चलिए, फिर अगला क्या है? रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो सर ये तो अभी आपने जो है वो ग्राफ तो इसका बनाया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी ये आपके अभी हमने देखा है कि किसके बराबर होता है? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है उसका स्लोप किसके बराबर है सर? H. एच के। और अभी देखा सर हमने कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक, वो किसके बराबर है? एच बाई ई न्यू माइनस एच बाई ई न्यू नॉट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, उसका स्लोप किसके बराबर है सर? उसका स्लोप किसके बराबर है? एच बाई ई। तब स्लोप डिवाइडेड बाई एच टू ई। तो एच से तो एच कैंसिल आउट हो गया, तो वो उनका रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई के बराबर। बताइए भाई, बात समझ में आई या नहीं? बोलिए प्लीज। एक का स्लोप h, एक का स्लोप h बाई ई, तो रेशियो क्या हो गया? ई। यस सर। चलिए, आई होप ये समझ में आया होगा। और फिर Yes, sir. हम आगे बढ़ें, डिस्कशन आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ सकते हैं? बताइए। यस सर। Yes, sir. चलिए, हाँ, तो देखिए हम एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ रहे थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे हमें कुछ पुराने सवालों के जवाब भी मिलने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, पुराने सवालों के कुछ जवाब भी मिलने वाले हैं। पुराने सवालों के जवाब क्या? एक हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में एक पॉइंट पढ़ा हुआ है, कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। कुछ याद आया? यस सर। कलर ऑफ लाइट Yes, डिपेंड्स sir. ऑन नेचर ऑफ गैस, ये पॉइंट पढ़ा हुआ था। आज उसका जवाब मिलेगा। आज उसका हमको जवाब मिलेगा कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। एनीवेज, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, शायद मैंने यही जो ब्लू लाइन और रेड लाइन में जो पॉइंट्स लिखवाए हुए यही लिखवाए थे, और फिर हमारी क्लास एंड हो गई थी, एज फार एज आई रिमेम्बर। तो यही Yes, sir. लिखवाए थे ना पॉइंट हमने? बताइए। यस सर। Yes. चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से।
So very interesting discussion coming up. आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ये एनसीईआरटी का ग्राफ है, जैसा कि एनसीईआरटी का ग्राफ है और जिसके बारे में हम डिस्कस कर भी रहे थे पिछली क्लास में, और वो यही है कि जब आपने ये देखिए यहां से लाइट पास कराई, ये देखिए व्हाइट लाइट सोर्स है, यहां से लाइट पास कराई, एब्जॉर्बिंग सैंपल, इसने कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली होंगी, फिर उनको जब एनालाइज किया डिटेक्टर, फिल्म डिटेक्टर पे डिटेक्ट किया तो वो ऐसे नजर आ रही है, देखिए यहाँ पे कालापन है, कुछ वेवलेंथ गायब है, फिर यहाँ पर भी बीच बीच में ऐसी लाइंस है, काली काली धारियां पड़ी हुई है, मैं बिल्कुल मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। एक तो पूरा ब्लैक कलर, यहाँ से तो कुछ ज्यादा ही बड़ी चोरी कर ली गई है, ये पूरा ये ब्लैक नजर आ रहा है, और वैसे भी ये अच्छे खासे कलर हैं, ये बीच बीच में यूं धारियां नजर आ रही हैं, ब्लैक कलर की लाइन नजर आ रही है। तो यही हमको समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये बीच बीच में एकदम एक पूरा ये चौकोर सा स्क्वायर सा ब्लॉक है, ये काला हो गया, आगे चल के बीच बीच में काली काली लाइन नजर आ रही है, तो ऐसा क्यों है? तो इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया जब वही ये जो एब्जॉर्ब कर लिया गया था, एब्जॉर्बिंग सैंपल को अब जब एब्जॉर्ब करने के बाद में उसका देखिए नाम बदल गया, जब यहां से एब्जॉर्ब कर ली इसने तो अब हम इसको किस नाम से जानने लगे बाद में, देखिए क्या लिखा हुआ है, excited sample. एक्साइटेड सैंपल। तो भाई जेबा एक्साइटेड क्यों कहा जा रहा है इसको? क्या एक्साइट हो गया यहाँ पे? So why इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए, और जब वो एक्साइट हो गए वापस नीचे आएंगे तो जो जो उन्होंने वेवलेंथ ली हुई थी वही वेवलेंथ उन्होंने एमिट कर दी। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने चुरा ली थी ब्लू वाली, यहाँ पे ब्लैक था, एकदम कालापन था, यानी कोई रोशनी आ ही नहीं रही थी, कोई वेवलेंथ आ ही नहीं रही थी, तो यहाँ पर हमको रोशनी फिर नजर आई। ये देखिए जहां पर जहां यहाँ ब्लैकिश नजर आ रहा है वहीं पर हमको रोशनी नजर आ रही है, जहां यहाँ हमको ब्लैक नजर आ रहा है वहीं पर हमको रोशनी नजर आ रही है। तो इसके लिए एक पॉइंट कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पढ़िए भाई जेबा क्या लिखा हुआ, पढ़िए इसको। the dark line in the absorption spectrum of the substance appear at the same position as bright line line in the emission spectrum. एक चीज और है, लाइन का मतलब है यहाँ पर वेवलेंथ, लाइन हेयर का मतलब है यहाँ पर वेवलेंथ, वेवलेंथ को ही वो बोल रहे हैं लाइन। तो यानी डार्क लाइन, डार्क वेवलेंथ, डार्क वेवलेंथ मतलब वो वेवलेंथ गायब हो गई, वहां से चुरा ली गई थी, पहुंच ही नहीं पाई, तो वही वाली चुरा ली गई थी जो बाद में एमिशन स्पेक्ट्रम में नजर आई। तो जिसको हमने कलर के भी एग्जाम्पल से समझाया, जिसको कलर के भी एग्जाम्पल समझाया कि यार यहाँ से जो दो कलर चोरी कर लिए गए थे, ऑरेंज कलर चोरी कर लिया गया था, वायलेट कलर चोरी कर लिया गया था, ये जो दो कलर चोरी कर लिए गए अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में नजर नहीं आए, यही दो कलर जो ऑरेंज और वायलेट चोरी कर लिए गए थे ये आपके नजर आए फिर एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर। तो ये लाइन लिखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, लिखिए इसको। Dark lines in the absorption spectrum of substance appear at the same position as bright line in emission spectrum। पहले तो इसको लिखिए।
भाई लिख लिया तो बताइए प्लीज, लिखा? यस Yes, sir. Yes, sir. ने लिख Yes, लिया? sir. सारे बच्चों ने लिख लिया? Yes, sir. यस Yes, sir. चलिए चलिए, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था, एनालाइजिंग द सैंपल ऑफ एक्साइटेड एटम्स कमिंग बैक टू ग्राउंड स्टेट, ओरिजिनल पोजीशन, तो एमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है। अब देखिए ये मतलब इस लाइन का क्या मतलब है? एनालाइजिंग सैंपल ऑफ एक्साइटेड एटम्स कमिंग बैक टू ग्राउंड स्टेट, एनालाइजिंग सैंपल ऑफ एक्साइटेड एटम कमिंग बैक टू ग्राउंड स्टेट, ओरिजिनल पोजीशन। ठीक, थोड़ी सी टफ सी चीज है, इस चीज को आपको समझना रहेगा कि ये क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। अनुश्री बताइए भाई, थोड़ा सा मतलब गेस वर्क है, जो भी समझ में आ रहा है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई। सर, जब जो हमने जो लाइट रेस थी वो हमने किसी सैंपल में भेजी थी, तो ठीक, उसमें से कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई, ये हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में दिखा था। इसका मतलब ये था कि एटम्स ने कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली थी, और अब हम उस सैंपल को फिर से एनालाइज कर रहे हैं, ये अजम्पशन करते हुए कि वो एक्साइटेड एटम्स है वो फिर से ग्राउंड स्टेट में आएंगे, फिर से ओरिजिनल पोजीशन में आएंगे। मतलब जो उन्होंने वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी थी वो रेडिएट करेंगे, जो हमें एमिशन स्पेक्ट्रम में दिखेगा। मैम आपने बात तो बिल्कुल सही कही, बट अगर अब हम निटी ग्रिटी में जाए ना, तो आंसर ये है कि एटम के अंदर भी, एटम ने जो एब्जॉर्ब करी थी, तो एटम में भी मैम एब्जॉर्ब किसने करी होगी? वो लाइट किसने एब्जॉर्ब करी होगी? सर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, यस सर। इलेक्ट्रॉन्स ने। और वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके किसी हायर एनर्जी लेवल पर चले गए होंगे, यस सर। बट अब वो वहां पर ज्यादा देर तक रह नहीं पाएंगे। नादान परिंदे घर आजा, वापस से वो नीचे आएंगे और वही वाली एनर्जी वो एमिट कर देंगे, वही वाली एनर्जी जो उन्होंने अब्सॉर्ब करी थी वो एनर्जी वो एमिट कर देंगे। तो इसीलिए वो फिर से हमको वो नजर आने लग जाएगी, फिर से हमको नजर आने लग जाएगी। तो इसीलिए जो एक्साइटेड एटम्स थे, एक्साइटेड एटम यानी जिन्होंने एनर्जी अब्सॉर्ब करी थी, उनको जब हम एनालाइज करेंगे तो वो वापस से अपनी जब ग्राउंड स्टेट में ओरिजिनल पोजीशन में आएंगे, तो जो उन्होंने एनर्जी अब्सॉर्ब करी थी वही एनर्जी वो एमिट कर देंगे, वही एनर्जी वो एमिट कर देंगे। ठीक, हर Yes, sir. एलिमेंट का जो है वो यूनिक रहता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। सो हर एलिमेंट का यूनिक रहता है आपके एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब देखिए यहाँ पर ये अभी जो मैं चीज बताने जा रहा हूं, ठीक, ये इसका इसका प्रूफ जो है वो बोहर मॉडल में मिलेगा, बट अभी जस्ट हमको इसको पढ़ना पड़ेगा। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन, ये हेडिंग डाल लीजिए, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का मतलब क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम प्लस में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, लिथियम प्लस 2 में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, बेरिलियम प्लस 3 में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये
सर जी बताइए। सर इसमें क्या कभी ऐसा हो सकता है जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो लाइट गायब है वो एमिशन स्पेक्ट्रम में ना है? सर अभी जस्ट उसके बारे में ही हम बिल्कुल बात करेंगे, बहुत अच्छे सवाल हैं आपके, बट जस्ट गिव मी सम टाइम, प्रॉब्ली 15-20 मिनट्स, अपने आप ही वो चीजें क्लियर हो जाने वाली है, अपने आप ही वो चीजें क्लियर हो जाने वाली है। Done, sir. हाँ, अब देखिए बात क्या है यहाँ पे कि ये जरूर लिख लीजिएगा, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अभी धीरे धीरे पत्ते खुल रहे हैं, इसके बाद अगला आर्टिकल बोहर मॉडल ही रहता है। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, लाइक स्पीशीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जैसे हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, बेरिलियम प्लस 3, ये हो गया। लाइंस, लाइंस का मतलब यहाँ पर वेवलेंथ होता है। इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, अब एमिशन, एमिशन का मतलब एमिशन स्पेक्ट्रम कब नजर आया करता है हमको, एमिशन स्पेक्ट्रम कब नजर आया करता है, एमिशन स्पेक्ट्रम कब नजर आया करता है हमको, ठीक, एमिशन दृश्य बताइए, एमिशन स्पेक्ट्रम कब नजर आता है? सर जब एटम एक्साइटेड स्टेट में होता हाँ, और एक्साइटेड से वो वापस वापस कहाँ लौट रहा होता है? है ग्राउंड स्टेट। हाँ, ग्राउंड स्टेट में, तब की बात कर रहे हैं हम। ठीक, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? Yes. चलिए, तो लाइन या जो कि वेवलेंथ है इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रेजेंट इन यूवी, यूवी का मतलब क्या, अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड रीजन्स। लाइंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू सीरीज, ये सब साइंटिस्ट के नाम है एक्चुअली में, जर्मन साइंटिस्ट के नाम है, लाइमैन जो कि यूवी रीजन में रहेगी, बामर जो कि विजिबल रीजन में रहेगी, पैस्चन या ब्रैकेट या फंड ये सब इंफ्रारेड रीजन में रहेगी, हम्फ्री भी रहती है एक लाइन, मगर अभी इतना ही है। तो पहले, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा कि यार ये क्या चल रहा है, क्या ड्रामा चल रहा है, क्या तमाशा चल रहा है। ठीक, तो 5-7 मिनट पेशेंस रखना होगा। ये पहले, ये सारी चीज पहले नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए सारी चीज।
लिखा भाई, लिखा, नोट डाउन किया? यस सर। ठीक। अब ये क्या चीज है, देखिए धीरे धीरे समझ में आएगी, ये वाली बात धीरे धीरे समझ में आएगी। बोहर तो खैर इसको बहुत बहुत अच्छे से समझाएंगे। लिख लिया सारे लोगों ने? लिखा? यस सर। Yes. अभी देखिए Yes, ये sir. फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला राइडबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। प्रूफ इसका बोहर ने दिया था, जो कि हम आगे करेंगे प्रूफ। कि उन्होंने कहा कि जो वेवलेंथ आपको मिलती है एमिशन स्पेक्ट्रम में, तो वो 1 अपॉन वेवलेंथ इट इज आल्सो इक्वल टू वेव नंबर इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। n2 n1 से बड़ा है, n2 और n1 इंटीजर है, ये नंबर्स है, n2 n1 से बड़ा है। आर एच, ये जो छोटा सा एच लिखा हुआ है वो आर कहलाता है राइडबर्ग कांस्टेंट, साइंटिस्ट के नाम पर है। ठीक, क्योंकि वेवलेंथ की यूनिट मीटर्स रहती है, तो 1 अपॉन वेवलेंथ यानी 1 अपॉन मीटर है, बाकी सारे तो नंबर्स हैं। तो आर एक राइडबर्ग कांस्टेंट है, उसके डायमेंशंस भी जो है वो क्या कहते हैं कि मीटर इनवर्स में ही रहते हैं। 1.09677 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन मीटर्स। अगर मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख दिया तो फिर 10 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक, या फिर 1099677 सेंटीमीटर, ये हो गया। Z क्या है? एटॉमिक नंबर है, जो यहाँ पर Z आ रहा है। ठीक, अब N1 और N2 क्या है? वो जो है वो नंबर्स हैं, उनके बारे में बात चल रही है। तो पहले तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक के वाली चीज नोट डाउन करिए, यहाँ से लेके यहाँ तक वाली चीज नोट डाउन करिए। अभी काफी जो है वो टर्बुलेंस हो रहा होगा, यार ये क्या पढ़ा रहे हैं क्या। मुझे तो ये जब पहली बार पढ़ा था तो बड़ा अजीब लगा था, क्योंकि वो समझ नहीं आया था। तो वो थोड़ा सा आपको 5-10 मिनट का पेशेंस रखना पड़ेगा। बाय द टाइम ये वाली क्लास जैसे जैसे खत्म होगी तो ये समझ में आने लग जाएगा, और जब तक बोहर मॉडल शुरू होगा तब तो पूरा ही समझ में आने लग जाएगा। तो इसको नोट डाउन करिए। सर डन। नोट डाउन किया? यस सर। चलिए, क्योंकि आर के डायमेंशन जो है वो 1 अपॉन मीटर वाले हैं, तो 1 अपॉन आर ये वाली वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग में शॉर्टकट में बहुत काम आती है, याद रखिएगा। 1 अपॉन आर 912 एंगस्ट्रॉम, ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत काम आएगा। 1 अपॉन आर 912 एंगस्ट्रॉम। अभी देखिए क्या है, अभी तो बड़ा ही अजीब सा लग रहा होगा। ठीक, क्या चीज है? हाँ भाई नेहा, लाइमैन सीरीज, ये क्या लिखा हुआ है नेहा, पढ़िए। For Lyman series, n1 equals to 1, n2 equals to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and etc. हाँ, ऐसे ही चलता चला जा रहा है, कुछ भी हो सकता है टिल इंफिनिटी। यानी लाइमैन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू तो 1 रहेगी, मगर n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। लाइमैन सीरीज की जो वेवलेंथ होगी वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करेगी। ठीक, फिर ये पढ़िए नेहा, क्या लिखा हुआ है? For Bellman series, n1 equals to 2,
N2 equals to 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and infinity. ठीक, हाँ, बैमर सीरीज के लिए N1 की वैल्यू 2 रहेगी, N2 उससे ऊपर कुछ भी हो सकता है, जैसे लाइमन में N1 1 होगा, N2 उससे ऊपर, क्योंकि उसका रीजन ये कि ऊपर से ही तो आप नीचे आएंगे ना, आप जब एक्साइट होंगे आप 2 से ही तो 1 में आएंगे ना, और जब हम बैमर की बात करेंगे तो आप 3 से ही तो 2 में आ पाएंगे ना, आप 1 से तो 2 में जाना तो एक्साइटमेंट जो नीचे आना नहीं कहलाता है, नीचे आना तो मतलब आप एक्साइटेड होके ऐसे एक्साइटेड स्टेट से आप नीचे आ रहे हैं, तो आप नेचुरल सी बात है कि आप 4 से ही 2 पर आएंगे, आप 5 से ही 2 पर आएंगे, आप 3 से ही 2 पर आएंगे, ठीक, अपने वाले ऊपर से ही आएंगे। फिर आगे पढ़िए नेहा, ये पढ़िए। For partial series, N1 equals to 3, N2 equals to 4, 5, 6, 7, 8 and 3 से infinity. जो ऊपर वाले थे ऐसी इनकी गाड़ी चलती चली आ रही है, उसके ऊपर वाले जो होंगे वो पैस्चन होंगे, फिर ऐसी ब्रैकेट आ जाएगा, N1 is equal to 4, N2 is equal to 5, 6, 7, 8 ऐसी चलती चली आएगी, और फिर एंड में फंड सीरीज आ जाएगा, हमफ्री भी होता है इसके बाद, N1 is equal to 5, N2 is equal to 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके आगे चलते चले जा रहे हैं। ये तीनों लोग जो हैं ये आपके इंफ्रारेड रीजन में लाई करेंगे, इनकी जो वेवलेंथ होंगी वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करेंगे, यानी हम जो केवल देख सकते हैं वो बैमर रीजन वाली वेवलेंथ है, क्योंकि वो उसमें लाई करती है। तो ये लिखिए पहले, एनसीईआरटी में भी है, और ये सब ये धीरे धीरे ये नाम याद हो जाएंगे अपने आप ही, लाइमन, बैमर, पैस्चन, ब्रैकेट, फंड, ये सब याद हो जाएंगे धीरे धीरे। जैसे ही लिखेंगे बताएंगे प्लीज। Sudden. सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब ये देखिए, ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे समझ में आना शुरू होगा। अभी तो नहीं, अगर मैं अपने स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो आई एम थॉरली कंफ्यूज्ड एज ऑफ नाउ कि यार ये क्या, लाइमन, बैमर, बस लिखवा दिया, लिख लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट धीरे धीरे अब ये समझ में आना शुरू होगा। इमेजिन द सिचुएशन, ये देखिए बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारा एटम रह रहा था, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से भी बात समझनी। यहाँ पर एटम रह रहा था,
ठीक, और इधर से इसने जो है वो क्या कहते हैं कि आपके लाइट की कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी, एब्जॉर्ब करने के बाद में वो यहां 2 पे चला गया, तो अब ये तो इसके लिए एक्साइटेड स्टेट हो गई, आप बताइए है कि नहीं? अगर ये एब्जॉर्ब करके यहां चला गया तो ये वाली स्टेट एक्साइटेड स्टेट हो गई या नहीं, बताइए? इलेक्ट्रॉन के लिए अब ये यहां ज्यादा देर तक रह नहीं पाएगा और अब ये वापस नीचे आएगा। तो जब ये 2 से 1 में आ रहा होगा तो हम ये बोलेंगे कि यार ये कौन सी सीरीज में है, बताइए Lyman कौन सी series. सीरीज में? लाइमन सीरीज में। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहे, ये जब एक्साइट करके, मान लीजिए कोई एक्साइट करके ये डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाए, 6 में पहुंच जाए, यहाँ पे पहुंच जाए 6 में। अब 6 से भी अगर वो 6 पे था, 6 से छलांग मार के वो 1 में आ गया, तो भी इस सिनेरियो में भी हम ये बोलेंगे कि ये किसका पार्ट है, बताइए? Lyman series. लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज। बड़े ध्यान से पढ़ना है क्योंकि लाइमन सीरीज की शर्त ये है कि नादान परिंदे को वापस कहाँ आना है? 1 पर। 1 में आना है, पर कहीं से भी आ सकता है, 2 से 1 में आ जाए छलांग मार के, 3 से 1 में आ जाए छलांग मार के, 4 से 1 में आ जाए, 5 से 1 में आ जाए, मगर आना कहां पर है उसको? छलांग का अगला स्टेप कहां पर होना है? n1 is equal to 1। ऐसे ही बैल्मर सीरीज के लिए आपको आना कहां पर है? Level 2. लेवल 2, n1 is equal to 2, वहीं पर आना है। लेवल इज इक्वल टू 2, वहीं पर आना है। अब बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से इसको लॉजिकली समझना है। अगेन नॉट गिवन इन एनी काइंड ऑफ बुक, लॉजिकली समझना है कि ये मान लीजिए कि इसका एनर्जी लेवल है E1, हम ऐसे बात कर रहे थे कि ये एनर्जी लेवल है E1, इसका कुछ एनर्जी लेवल है E2, इसका कुछ एनर्जी लेवल है E3, इसका कुछ एनर्जी लेवल है E4, ऐसे करके। तो इनके और इनके बीच में जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी का डिफरेंस है, E2 की एनर्जी E1 से ज्यादा है, तो E2 माइनस E1 ये एनर्जी डिफरेंस है, इसको हम बोल रहे हैं डेल्टा E। Yes. ये डेल्टा E ही जो है वो hc बाई लैम्डा के बराबर होगा, यानी उतनी जो इसकी एनर्जी के करस्पॉन्डिंग, मान लीजिए कि ये 3 जूल थी और ये जैसे बताया 10 जूल थी, तो इनका अंतर है 7 जूल। 7 जूल की एनर्जी वाली वेवलेंथ ही आपको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तभी आप यहां से यहां जा पाएंगे। या रिवर्स बोलूं तो 7 जूल के एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आपको फेंकनी पड़ेगी, तभी आप E2 से E1 में वापस आ पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना जितना एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होता जाएगा, जितना इतना डेल्टा E इंक्रीज होता जाएगा, उतना ही वेवलेंथ क्या होती जाएगी? Decrease. डिक्रीज। तो यहां पर हमको एक बात अपने मन में रखनी होगी, और वो क्या है कि लार्जर द डिफरेंस इन एनर्जी लेवल, smaller would be the wavelength। इस चीज को नोट डाउन करिए, इस चीज को नोट डाउन करिए। अभी और समझेंगे, घबराना नहीं है, इस पे तो अभी काम चलेगा पूरा। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम चला था, वैसे इस पे भी काम चलेगा।
जैसे ही लिख लिया बताइए। यस सर। एवरीवन। Yes. Yes, sir. यस। चलिए अब देखिए, ये इसी लाइंस पे हमें कुछ क्वेश्चन करने होंगे। क्या क्वेश्चन है ये? ठीक, सवाल क्या है? आइए भाई जरा इसको समझें। आफिया क्वेश्चन पढ़िए। Determine the shortest and longest wavelength of transition in Lyman series of hydrogen atoms. हाइड्रोजन एटम, अपना आंसर आर के टर्म में बता सकते हैं आप, यानी आर रहने दीजिएगा। तो शॉर्टेस्ट क्या हो सकती है और लॉन्गेस्ट क्या हो सकती है वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन लाइमन सीरीज के लिए? लाइमन किसे कहते हैं आप ये बताइए। सर जहाँ पे N1 की वैल्यू 1 हो। और N2 तो कुछ भी हो सकता है। अब सोचिए सोचिए, क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग और करने की कोशिश करेंगे। एवरीवन विल ट्राई, सब लोग सोचेंगे और करने की कोशिश करेंगे। कोई टेस्ट में नहीं पूछा जाएगा, ये टेस्ट में नहीं आएगा। टेस्ट में तो आपको बता दिया था, लेक्चर 9 तक का सिलेबस था, एंड आई गेस ये दिस इज लेक्चर नंबर 10, तो ये तो नहीं आएगा। बट इस टेस्ट में नहीं आएगा, उसके अगले टेस्ट में आएगा। सर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी 1/r। अच्छा चलिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी, इन्होंने कहा है कि लैम्डा जो मिनिमम वो होगी 1/r। वेरी गुड। और लॉन्गेस्ट? Sir, longest 2/r. मैक्सिमम क्या होगी? 2/r। चलिए भाई देखते हैं, सब लोग ट्राई करें, सब लोग ट्राई करें। कैलकुलेशन कोई ऐसी बहुत हाई नहीं है, बस थोड़ा बहुत सोचना है, हल्का फुल्का सोचना है। कार्तिक बताइए, थोड़ा सा कुछ बताइए इसके बारे में। नहीं भी आ रहा है तो भी कोई टेंशन नहीं है, एकदम बिंदास होकर बताइए। गलती तो होगा, जो क्या क्या मन में चल रहा है बताइए। मैक्सिमम 4/3 into 1/r। अच्छा चलिए, हर्ष प्रताप सिंह ने आंसर दिया है 4/3 r डिनोमिनेटर में। सर मैक्सिमम 2/r। चलिए 2/r। देखिए लाइमन सीरीज के लिए n1 तो 1 है, n1 तो 1 है। अब देखिए मैक्सिमम के लिए
मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए बताइए भाई। वेवलेंथ अगर मैक्सिमम, अभी हमने यही तो लिखा था, देखिए लिखवाया था कि लार्जर द डिफरेंस इन एनर्जी लेवल स्मॉलर वुड बी दी वेवलेंथ। एनर्जी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतनी कम होगी। इसका कॉरोलरी भी ट्रू है, इसका उल्टा भी ट्रू है कि minimum the energy difference larger would be the wavelength। इसका उल्टा भी सही है कि मिनिमम होगा एनर्जी डिफरेंस तो आपके वेवलेंथ लार्जर होगी। इसकी उल्टी बात भी सही है। ये देखिए अब वही काम हम करने जा रहे हैं कि लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 1 हो गई तो मैक्सिमम चाहिए वेवलेंथ, एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है। अब 1 का एनर्जी मिनिमम, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी डिफरेंस तो बढ़ता ही चला जाएगा। तो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस कब हो सकता है? जब n2 की वैल्यू क्या हो जाए? 2। नेक्स्ट हायर लेवल जस्ट ऊपर वाली 2 हो जाए तो नेक्स्ट हायर लेवल। तो अब फॉर्मूले में हम लिखेंगे भाई, देखिए जब एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा वेवलेंथ तो मैक्सिमम होगी, वही जो हम बताना चाह रहे हैं। तो अब फॉर्मूले में 1/लैम्डा r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए। r z क्या होता है? एटॉमिक नंबर, जो कि हाइड्रोजन के लिए 1 होगा। n1 की वैल्यू ऑब्वियसली 1 है, n2 की वैल्यू 2 है। तो फिर अब ये देखिए 1/लैम्डा ये क्या हो जाएगा? 3r/4 या लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम क्या हो जाएगा? हर्ष प्रताप सही बता रहे थे, 4/3r। 4/3r। अब वो r को बस ऐसे ही रहने दें। बहुत से लोग कहते नहीं हम r की वैल्यू लिखेंगे, तो वैल्यू भी लिख के देख लीजिए, फिर वो तो नेचुरल सी बात है इतनी आएगी। बट आप यही यहाँ तक भी आंसर छोड़ेंगे अभी तो चलेगा इनिशियल स्टेजेस में। ये मैक्सिमम वेवलेंथ आ रही। अब अगर यही हमसे जो है वो क्या कहते हैं, उन्होंने मिनिमम पूछी है वेवलेंथ, तो मिनिमम वेवलेंथ फिर क्या हो जाएगी आप बताइए? मतलब सॉरी, ये तो मैक्सिमम वाली आई वेवलेंथ। मिनिमम के लिए वेवलेंथ मिनिमम होने के लिए एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होना चाहिए। तो अभी वो भी करेंगे। पहले तो ये लिखिए, नोट डाउन करिए, अभी ये मैक्सिमम वाला नोट डाउन करिए। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बताइए। लिखिए, यहां से नोट डाउन करिए, धीरे धीरे आएगा समझ में, डोंट वरी।
बताइए भाई, लिखा लिखा, नोट डाउन किया, प्लीज बताइए। Yes, sir. यस सर। ओके, ये तो मैक्सिमम आ गई 3/1, मतलब लैम्डा ये आ जाएगा 4/3r, इधर लिखना है 4/3r। n1 की वैल्यू तो 1 है, n2 की वैल्यू 2 है, ये एनर्जी डिफरेंस कम है, तो ये वेवलेंथ आपके मैक्सिमम, बड़ी से बड़ी वेवलेंथ, कम से कम एनर्जी डिफरेंस। डन सर। चलिए, अब अगर वो हमसे हमसे तो उन्होंने दो चीजें पूछी थी, बड़ी वाली आ गई, शॉर्टेस्ट अगर निकालनी है। अब ये देखिए, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग डिस्टेंस, E बराबर hc बाई लैम्डा। तो अगर मैं लैम्डा मिनिमम चाहता हूं तो एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होना चाहिए। अब एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा? n1 तो 1 है, n2 क्या हो जाए? इंफिनिटी, इनफाइनाइट से, मतलब बहुत दूर तक चला गया इलेक्ट्रॉन, तब आए नीचे। तो अब वही, कोई बात नहीं, 1 लैम्डा मिनिमम, हैंड टू हैंड लिखते चलेंगे, r लेट स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर, n1 तो 1 का स्क्वायर, माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। तो वो तो टेंशन नहीं लेना है, जीरो हो जाएगा वो। यानी मिनिमम वेवलेंथ फिर क्या हो जाएगी? 1/r। बताइए भाई, लिख लिया? लिखा? यस यस सर। सर। चलिए 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 चलिए, ठीक। तो ये यही यहाँ पर आपके स्टोरी रह रही है, क्योंकि डिफरेंट एनर्जी लेवल से जो है वो क्या कहते हैं कि लोग आपके आ सकते हैं। अब देखिए, एक अच्छा सा डायग्राम है उसी बात को समझाने के लिए, ठीक। वो क्या है, जरा इसको लाइन को हम पढ़ते हैं। बड़े अच्छा से उन्होंने अपनी बात को डिपिक्ट करने की कोशिश करी है। अनुष्का शर्मा, प्लीज रीड इट आउट। Although hydrogen atom consists only one electron, yet its spectra consist of many spectral lines because electrons in different hydrogen atoms absorb different amount of energies and are excited to different energy levels. Since lifetime of electrons in these excited states is very small, they return to some lower energy level or even to the ground state in one or more jumps. इन वन और मोर जंप। अब देखिए, इन वन और मोर जंप का क्या मतलब है? ये देखिए, सपोज करिए ये फर्स्ट लेवल था, ये सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है, ये फोर्थ लेवल है, ये फिफ्थ लेवल है, ये सिक्स्थ लेवल है।
तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ से पहुंच गया था। अब सपोज करिए वो 6 से अगर जंप करके 4 पर आ रहा है, तो जब 4 पर आ रहा है तो यानी ये उसका N2 तो क्या हो जाएगा 6 और N1 क्या हो जाएगा 4। तो जब N1 4 है तो हम फिर उसको क्या नाम देंगे बताइए? ब्रैकेट सीरीज। N1 4 है, ये इधर हमने लिखा हुआ भी था, लाइमैन, बामर, पैस्चन, ब्रैकेट। ये देखिए N1 4 है, अनुष्का, तो क्या नाम देंगे बताइए? ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। ठीक, फिर अब इमेजिन द सिचुएशन के फोर्थ से अनुष्का आप ही को बताना है, फोर्थ से ये जंप करके 2 पे चले गए, तो अब मैं इस सीरीज को क्या नाम दूंगा बताइए? उसके लिए N2 तो फिर मैम हो जाएगा 4, और जहां वो जा रहा है N1 वो क्या हो जाएगा, सॉरी N2 तो हो जाएगा 4, और जहां वो जा रहा है N1 वो हो जाएगा 2। अनुष्का क्या नाम दूंगा? बैलमर। ठीक, अभी जेबा जब आपसे पूछेंगे तब बताइएगा। बताइए अनुष्का। बैलमर सीरीज। बैलमर सीरीज। हाँ भाई जेबा, अब आप बताइए। 6 से कूद के मैं 1 पर आ गया हूं, क्या नाम दूंगा? लेमन। लेमन। न लेमन, न लाइमन। सॉरी सर, हम भूल ठीक है, गए। ओके। तो अब ये यहीं पर ये वाली चीजें हैं कि लाइमन, बैमर, पैस्चन, ब्रैकेट, ये फंड, हमफ्री, उसके बाद वाले के नाम दे दिए गए हैं और कुछ नहीं है। ठीक, इसके अब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि हमको सॉल्व करेंगे, बट मैं अभी क्वेश्चन होमवर्क के लिए नहीं दे रहा हूँ, अगली क्लास में खुद ही कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। द रीजन इज कि अभी जो है वो अपकमिंग टेस्ट है उस पर फोकस करें, फिर आगे जब हो जाएगा तो हम जो है वो दूसरी चीजें संडे को ही मैं फिर इनके जो होमवर्क क्वेश्चन है वो आपको कुछ कुछ करने के लिए भेज दूंगा। ठीक, so we will continue our discussion regarding these atomic spectra in the next class. वैसे अभी एक सवाल है, चलिए अभी तो हमारे पास टाइम है, सॉरी, we still have time and we can utilize the time in solving one question. ठीक, दीपाली क्वेश्चन पढ़िए। Calculate the wavelength of radiation emitted producing a line in Lyman series when an electron falls from fourth stationary state in hydrogen atom. तो लाइमन सीरीज है, तो मैम N1 क्या हो गया? 1। और कहां से इलेक्ट्रॉन जंप कहां से मार रहा है? Fourth stationary state. फोर्थ स्टेशनरी स्टेट, तो मैम N2 क्या हो गया? 4. हाँ, अब 4 से 1 पे जंप मार रहा है, तो आपसे वेवलेंथ पूछ रहे हैं, आर के टर्म में ही आंसर करिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए एवरीवन, बाकी सब लोगों के लिए ये सवाल है। 16/15R। चलिए देखते हैं, 1/λ इज इक्वल टू R, हाइड्रोजन एटम बोल दिया तो 1 का स्क्वायर, 1/N1 1 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, ये कितना हो गया R 115/16, यानी लैम्डा कितना हो गया 16/15R, तो द आंसर इज 16/15R। ठीक, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर कितने हमको अलग अलग लाइंस मिल सकती हैं, कैसे क्या हो सकता है, वो भी अपना डिस्कशन हम कंटिन्यू रखेंगे अगली क्लास में। तो अभी तो थोड़ा लाइट ही ले रहे हैं इसको, क्योंकि जो अभी पढ़ा हुआ है उसको ही कंसोलिडेट करिए। अगली क्लास में फिर हम इसमें थोड़ा सा और हैवी ड्यूटी जाएंगे, ये लाइंस क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, और क्या इसमें डिटेलिंग क्या हो सकती है, उन सारी बातों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके देन, बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट।
Thank you. Thank you, sir. Thank you.